सूर्या सरल अध्ययनमाला एमए इतिहास द्वितीय सेमेस्टर आधुनिक भारत का इतिहास 1858 से 1975 ईस्वी तक। अनिवार्य प्रश्न पत्र है। इसकी पहली यूनिट है साम्राज्यवादी नियंत्रण के उपाय। ब्रिटिश शासन एवं उसका भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण, केंद्रीय, प्रांतीय एवं जिला देशी राज्यों के साथ संबंध 1858, 1892 और 1909 के अधिनियम। 1858 ईस्वी के पश्चात भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण का क्या स्वरूप रहा है, विवेचन कीजिए। 1858 के पश्चात भारतीय प्रशासन के वित्तीय विकेंद्रीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में आए परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। ब्रिटिश भारतीय शासन के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था 1857 के विद्रोह के पश्चात 1858 के कानून द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और इस शासन को ब्रिटिश क्राउन को प्राप्त हुआ। इस समय भारत में एक शक्तिशाली भारतीय राष्ट्रीय भावना का निर्माण हुआ और भारत में शासन के सुधार एवं अंत से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। ब्रिटेन में शासन करने वालों के सम्मुख इस समय न केवल भारत के अच्छे शासन की समस्या थी, बल्कि इन्हें किसी न किसी मात्रा में भारतीयों के स्वशासन की मांग को भी संतुष्ट करना था। इस कारण से भविष्य में जो भी सुधार किए गए उनके अंतर्गत भारतीयों को शासन में भाग देने के लिए अधिकार दिए गए। धीरे धीरे व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों में वृद्धि करके उनके अधिकारों में वृद्धि की गई। इसमें अधिक भारतीयों का सहयोग, कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका सभा का नियंत्रण एवं भारतीयों का कार्यपालिका के प्रतिनिधित्व, मतदाताओं की संख्या में वृद्धि आदि विभिन्न कार्य किए गए, जिससे भारतीय शासन को प्रजातांत्रिक रूपरेखा का धीरे धीरे विकास हुआ और 1858 के पश्चात ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के केंद्रीय, प्रांतीय एवं राज्य प्रशासन की निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। पहली आती है केंद्रीय प्रशासन में क्या किया गया। 1858 के अधीन जो अधिनियम थी, इसके अंतर्गत भारत के केंद्रीय प्रशासन में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। पहले आते हैं भारत का शासन साम्राज्य के नाम से किया जाने लगा। दूसरा है भारत में एक सचिव, भारत सचिव की नियुक्ति की गई। भारत परिषद बना, वायसराय की नियुक्ति की गई, कार्यकारिणी परिषद बनाई गई। यह केंद्रीय प्रशासन में सुधार थे। पहला सुधार था भारत का शासन साम्राज्य के हाथों में होना। 1858 के अधिनियम के द्वारा इस बात की घोषणा की गई थी कि इस समय से भारत का शासन साम्राज्य की ओर से होगा और उनके नाम से होगा। साम्राज्य को सब प्रदेशों एवं कंपनी का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। दूसरा आता है भारत सचिव। भारत सचिव आवश्यक रूप से ब्रिटिश संसद एवं ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। डायरेक्टरों की सभा एवं अधिकार सभा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था और उसके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए थे। नेक्स्ट आता है भारत परिषद। भारत सचिव की सहायता हेतु 15 सदस्यों की एक सभा भारत परिषद की स्थापना की गई थी। इसके 7 सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार ब्रिटेन के क्राउन को और शेष सदस्यों के चयन का अधिकार कंपनी के डायरेक्टर को दिया गया था। शासन के इस भाग को भारत सचिव और भारत परिषद को सम्मिलित करके गृह सरकार का नाम दिया गया था, होम गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है वायसराय की नियुक्ति। भारतीय गवर्नर जनरल को भारत के सचिव का आज्ञानुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया था। गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा था। इस कारण से इसे वायसराय की उपाधि प्रदान की गई थी। व्यवहार में ब्रिटिश सरकार का वायसराय पर नियंत्रण निर्देश की अपेक्षा कार्योत्तर मूल्यांकन तक सीमित था, परंतु संचालन की समस्त शक्तियां वायसराय के हाथों में केंद्रित थी। नेक्स्ट आता है कार्यकारिणी परिषद। 1861 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों को महत्वपूर्ण विषयों को
सौंपने का अधिकार प्रदान किया गया था। कार्य में कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 4 तक की गई थी। नए अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 5वें सदस्य की वृद्धि की व्यवस्था की गई थी। धीरे धीरे इसकी संख्या में भी वृद्धि होती गई। 1861 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया और उसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम दिया गया। परिषद का सदस्य संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था। इससे व्यवस्था संबंधी कानून बनाने का आदि का कार्य भी किया जा सकता था। इसमें से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। परिषद के गैर सरकारी सदस्यों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व नाम मात्र का था, जिसमें वायसराय ही नामजद कर सकता था। सरकारी कार्यवाहियों में इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। नेक्स्ट आता है सामाजिक ऋण, सामाजिक राजस्व एवं भारतीय धार्मिक रीतियाँ, सैनिक अनुशासन एवं भारतीय रियासतों के प्रति नीति आदि के संबंध में किसी प्रकार का कानून प्रस्तुत करने का अधिकार गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति की आवश्यक होती थी। गवर्नर जनरल को परिषद के द्वारा स्वीकृत किसी कानून को रद्द करने और आवश्यकता के समय उसे जारी करने का अधिकार था। सम्राट को इस बात का अधिकार था कि वह किसी अधिनियम को लागू न होने दे तथा ब्रिटिश संसद सम्राट के समान अधिकार इस संबंध में अत्यंत सुरक्षित थे। नेक्स्ट आता है प्रांतीय प्रशासन। अंग्रेजी सरकार ने भारत में प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारत को अनेक प्रांतों में बांट दिया था। बंगाल, मद्रास, मुंबई को प्रेसिडेंसी कहा गया था। इसका प्रशासन गवर्नर जनरल और उनकी 3 सदस्यीय परिषद के माध्यम से होता था। गवर्नर जनरल उनकी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश राजा के द्वारा की जाती थी। प्रोफेसर M.B. पायली ने लिखा है कि सन 1861 के अधिनियम ने विकेंद्रीकरण को प्रारंभ किया था। इस अधिनियम 19वीं शताब्दी के भारतीय विधानमंडल का सर्वप्रथम चार्टर था। 1861 के अधिनियम ने प्रांतों में ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था को जन्म दिया था जो कि ब्रिटिश शासन के अंत तक बनी रही। 1833 में मुंबई, मद्रास की प्रेसिडेंसियों से विधि निर्माण के कार्य छीन लिए गए थे और 1861 के अधिनियम के द्वारा ये अधिकार उन्हें वापस किए गए थे। प्रांतीय गवर्नर को यह अधिकार प्राप्त हुआ था कि वे प्रांतीय विधान परिषद में कार्यकारिणी के सदस्य एवं प्रांतीय अधिवक्ताओं के अतिरिक्त 4 से लेकर 8 तक अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं पंजाब में भी विधान परिषदें स्थापित करने का अधिकार दिया गया था। इस अधिकार के अंतर्गत गवर्नर जनरल ने क्रमशः 1862, 1872 और 1897 में इन प्रांतों में विधान परिषदें स्थापित की थी। गवर्नर जनरल को कानूनी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रांत बनाने का अधिकार दिया गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम में स्वीकृत होने तक प्रांतों में वित्त से संबंध में बहुत सी स्वतंत्रताओं पर उपभोग किया गया था। 1833 के अधिनियम के द्वारा वित्त का विकेंद्रीकरण हुआ और भारतीय वित्त व्यवस्था 1853 एवं 1858 की अधिनियम की स्वीकृति के पश्चात भी भारत सरकार के हाथों में ही केंद्रित रही। प्रांतों को प्रांतीय राजस्व पर भी किसी प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। प्रांत पूर्ण रूप से केंद्र पर निर्भर थे। संपूर्ण देश से प्राप्त राजस्व सर्वप्रथम केंद्र में जमा होता था। इसके बाद उसे प्रांतों में उनकी स्थानीय सेवाओं के आधार पर प्रदान किया जाता था। इस स्ट्रेटजी के गठनानुसार ब्रिटिश भारत के सब प्रांतों से प्राप्त राजस्व को एक ही निधि समझा जाता था। इससे व्यय की स्वीकृति का अधिकार केवल काउंसिल स्थित गवर्नर जनरल को होता था। प्रांतीय सरकारों को नए व्यवस्था स्वीकृत करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। प्रांतीय व्यवस्था को लेकर केंद्र एवं प्रांत के मध्य सदैव तनाव की स्थिति बनी रही। अतः सार्वजनिक राजस्व के विकेंद्रीकरण का निर्माण किया गया। इस हेतु सर्वप्रथम प्रयास
1870 में लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया। केंद्रीय एवं प्रांतीय वित्त को पृथक करने हेतु मेयो ने व्यवस्था की कि केंद्र द्वारा प्रांतीय सरकारों को निश्चित धनराशि महत्वपूर्ण प्रशासन सेवाओं हेतु प्रदान की जाएगी। उन्हें स्वेच्छापूर्वक प्रशासन चलाने का अधिकार दिया जाएगा। सन 1877 में लॉर्ड लिटिल ने मेयो के आयोजन के दायरे को विस्तृत करने दिया और व्यवस्था की एक प्रांतीय सरकार अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु प्रांत में उत्पादन शुल्क एवं आयकर एवं स्टैंपों आदि से भी आय का एक निश्चित हिस्सा प्राप्त कर सकती थी। सन 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में प्रांतों को अनुदान देने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया, मतलब प्रांतों को अब अनुदान नहीं दिए जाएंगे। रिपन ने सब प्रकार के आय के साधनों को 3 प्रणालियों में बांटा, मतलब जितनी भी आय के साधन हैं उनको 3 भागों में बांट दिया। प्रांतीय तो नहीं, केंद्रीय मदों में होने वाले आय को केंद्रीय सरकार को देने का निश्चय किया, मतलब जो केंद्र से प्राप्त होगा वो केंद्र सरकार को जाएगा। प्रांतों को अपने नियंत्रण में होने वाले समस्त विभागों की आय प्राप्त करने का व्यवस्था की गई थी। प्रांत के अंतर्गत जितने भी विभाग आएंगे उनसे जितनी प्राप्त आय होगी वह कहाँ जाएगी, प्रांतों में जाएगी। विभाजित मतों में होने वाले समस्त आय को लगभग बराबर बराबर में केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों के मध्य बांटने का निश्चय किया गया था। अंग्रेजी सरकार द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण के बारे में जो भी प्रयास किए गए उनमें उनका हित अधिक होता था, मतलब जितने प्रयास किए जाते थे वो पहले अपना अधिकार देखते थे या फिर अपना हित देखते थे। इसके पीछे भारतीयों का कल्याण और उनके प्रशासन में हिस्सेदारी से कोई महत्व या मतलब नहीं था। इन्होंने तो वास्तविक रूप से व्यय कम करने एवं आय को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रेरित होकर ही यह वित्तीय स्वायत्तता देने की कोशिश की, जबकि वास्तविक रूप से वित्त पर केंद्र का ही नियंत्रण था। मतलब इन्होंने क्या किया, वास्तविक रूप से व्यय कम करने और आय को बढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त किया और वित्तीय स्वायत्तता देने की कोशिश की, जबकि वास्तविक रूप से वित्त पर केंद्र का ही नियंत्रण था। नेक्स्ट आते हैं स्थानीय एवं जिला प्रशासन। सन 1858 के पश्चात ब्रिटिश सरकार के अधीन भारतीय प्रशासन की जो संरचना तैयार की गई थी वह अपने बाह्य स्वरूप में विकेंद्रीकृत प्रतीत होते हुए भी व्यवहार में पूर्णतः केंद्रीकरण की व्यवस्था रखती थी। यह व्यवस्था सन 1858 से पूर्व की अपेक्षा अधिक प्रतिक्रियावादी थी। मतलब ऊपर से संरचना कैसी दिख रही है, विकेंद्रीकरण की दिख रही है, लेकिन पूर्ण संरचना कैसी है, केंद्रीकरण है। और इससे पूर्व की जो अपेक्षा अभी की जो व्यवस्था है वह अति प्रतिक्रियावादी थी। स्थानीय एवं जिला प्रशासन की स्थापना के पीछे भी 2 प्रेरक तत्व रहे हैं। पहला आते हैं आर्थिक हितों की पूर्ति और भारतीयों की राजनीतिक असंतोष को कम करके उनके विद्रोह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना। इस पूरी प्रशासन व्यवस्था में भारतीयों के हित चिंतन जैसी कोई बात नहीं थी। यह तो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली साम्राज्यवादी नियंत्रण की एक रणनीति का हिस्सा होती थी। अभी भी जो भी स्थानीय या जिला प्रशासन किए गए हैं उनको करने का सिर्फ उद्देश्य था आर्थिक हितों की पूर्ति करना और राजनीतिक संतोष को कम करना, और जो विद्रोह की प्रवृत्तियां हैं उनको अंकुश लगाना। भारतीयों के हितों के चिंतन के दिमाग में आते भी नहीं थे। फिर आते हैं, चूँकि स्थानीय स्तर पर प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी से ब्रिटिश एकाधिकार को कोई खतरा उत्पन्न न हो, इसलिए सन 1864 में स्थानीय निकायों का निर्माण करना प्रारंभ किया गया, किंतु भारतीय इससे संतुष्ट नहीं थे। इसकी वजह यह थी कि वह इस निकाय के सदस्यों को निर्वाचित न करके मनोनीत किया जाता था और इस निकायों की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करते थे जो कि अंग्रेज होते थे। अभी क्या है, स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन है इन भारतीयों की भागीदारी ब्रिटिश एकाधिकार को कोई खतरा उत्पन्न नहीं हुआ था कि अभी इनकी कोई भागीदारी है ही नहीं। स्थानीय निकायों का नियंत्रण करना प्रारंभ किया, किंतु भारतीय इससे संतुष्ट नहीं होते थे, क्योंकि इन निकायों के सदस्यों को निर्वाचित और मनोनीत निर्वाचित नहीं किया जाता था बल्कि मनोनीत होते थे, वो भी किससे, जो कि वहाँ के जो जिला मजिस्ट्रेट हैं उनसे। लॉर्ड रिपन इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। सन
1982 में स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में कुछ व्यवस्थाएं की, जिनके अनुसार बड़े बड़े शहर एवं नगरों में नगर पालिकाओं का गठन किया गया। साथ ही संपूर्ण भारत में जिला परिषद एवं स्थानीय निकायों की स्थापना की गई। इन स्थानीय संस्थानों को स्थानीय स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा आदि विषय का उत्तरदायित्व दिया गया था। इसके साथ ही प्रांतीय सरकारों को आदेश दिए गए थे कि वे स्थानीय संस्थानों को एक निश्चित राजस्व सौंपे। तो जो हमारे लॉर्ड रिपन है, इनके द्वारा कई सुधार किए गए हैं स्थानीय स्तर पर। तो इसमें स्थानीय प्रशासन में आते हैं हमारे बड़े बड़े नगरों में नगर पालिका और पूरे भारत में जिला परिषद एवं स्थानीय निकाय। इनके लिए कुछ अधिकार दिए गए थे या काम दिए गए थे, जिनमें स्वास्थ्य, सफाई एवं शिक्षा आते हैं और इनके लिए राजस्व देने का प्रावधान किए गए हैं कि प्रांतीय सरकार इनको राजस्व प्रदान करेंगी। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय संस्थानों एवं नगर पालिकाओं को अपने अपने क्षेत्र में पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की थी। इन संस्थानों के अधिकांश सदस्य भी गैर सरकारी ही होते थे। सरकारी सदस्य केवल 1/3 या 113 होते थे लगभग। यह निश्चित किया गया था कि स्थानीय संस्थानों पर कम से कम सरकारी नियंत्रण रखा जाए, ताकि वे सफलतापूर्वक कार्य कर सकें। और साथ ही जो कुछ भी सरकारी नियंत्रण हो वह बाह्य रूप से होना चाहिए, ना कि आंतरिक रूप से। तो इसमें क्या कहा गया था कि जो लॉर्ड रिपन है वह स्थानीय शासन एवं नगर पालिका को अपने अपने क्षेत्र में पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की गई। इन संस्थानों के अधिकांश सदस्य भी गैर सरकारी होते थे। 1/3 लगभग स्थानीय जो संस्थान थी उनमें कम से कम सरकारी नियंत्रण रखा जाए, ताकि सफलतापूर्वक वह कार्य कर सकें। साथ ही जो भी सरकारी नियंत्रण हो वह बाह्य रूप से होना चाहिए, ना कि आंतरिक रूप से। लॉर्ड रिपन इन संस्थानों के कार्य का निरीक्षण करने के पक्ष में था, ताकि वे संस्थान भली भांति कार्य कर सकें। यदि ये संस्थाएं ऋण लेना चाहती थी तथा स्वीकृत कार्यों के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य करना चाहती थी, तो इन्हें राजकीय स्वीकृति लेना अनिवार्य था। सरकारी कर्मचारी केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इन संस्थानों के कार्य में हस्तक्षेप कर सकते थे। मतलब इस संस्थान ऋण ले सकती थी, ऋण लेना चाहती थी तो ऋण भी ले सकती थी। उन्हें स्वीकृत करों के अतिरिक्त कोई अन्य कर भी लगा सकती थी यदि लगाना चाहती थी, एवं राजकीय स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया था इनको। सरकारी कर्मचारी केवल असाधारण परिस्थितियों में ही संस्थानों के कार्य में हस्तक्षेप कर सकते थे। अब आते हैं 1907 में स्थानीय प्रशासन के सुचारू रूप से चलने के लिए एक विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग ने सुझाव दिया कि गांव की स्थानीय शासन की आधारशिला माना जाए। तो जो गांव है उसको क्या मानी जाए? स्थानीय शासन की आधारशिला मानी जाए। स्थानीय संस्थानों की शक्ति में वृद्धि की जाए, उनको और शक्तियाँ दी जाएं, उन पर नियंत्रण कम किया जाए। 1919 में भारतीय प्रशासन के अधिनियम के पास होने पर स्थानीय स्वशासन के अधिकारों की या अधिनियम के पास होने पर स्थानीय स्वशासन का विशेष विकास हुआ था। जो 1919 में अधिनियम पास हुआ, इससे क्या हुआ? जो स्थानीय स्वशासन था इनके अधिकारों में वृद्धि हुई, इनका विकास प्रारंभ हो गया। तभी से स्थानीय स्वशासन का विभाग मंत्रियों के हाथों में आ गया और स्थानीय स्वशासन केंद्र के स्थान पर प्रांतीय सरकारों के हाथों में चला गया। जो जितना भी स्थानीय स्वशासन था वह केंद्र के हाथों पर प्रांतीय सरकारों के हाथों में चला गया। प्रांत ने कानून बनाकर अनेक जिलों में जिला एवं नगर सभाओं के निर्माण की व्यवस्था की और 1935 के अधिनियम से इस ओर अधिक प्रगति हुई है। अब आता है 1858 का अधिनियम भारतीयों के लिए केवल स्वामित्व के परिवर्तन से अधिक अर्थ नहीं रखता था, फिर भी वास्तव में इसका महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। इस कथन से आप क्या समझते हैं और क्या सहमत हैं? तो 1858 का जो अधिनियम है वह भारतीयों के लिए केवल स्वामित्व के परिवर्तन से अधिक कुछ नहीं था, फिर भी वास्तव में यदि महत्वपूर्ण परिवर्तन रखता है तो आप बताइए। इससे सहमत हैं तो बताना पड़ेगा। तो
1858 के अधिनियम से पूर्व भारत में कंपनियों का शासन था। कंपनी के अधिकारों के दुर्व्यवहार एवं उनकी दमनात्मक नीतियों के कारण सन 1857 का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को भारतीय विद्वानों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम युद्ध की संज्ञा दी। इस युद्ध में देशी रियासतों ने एक होकर ब्रिटिश शासन से लोहा लिया, लेकिन साधन एवं संगठन की कमी के कारण यह युद्ध सफल नहीं हुआ। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया और इससे भारतीयों का मनोबल गिर गया। ब्रिटिश राज्य को अभेद समझा जाने लगा और भारतीयों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे संगठित होकर ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश शासकों का विरोध कर सकें। सन 1858 का भारतीय अधिनियम। सन 1857 की क्रांति को दबाने के पश्चात ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों की विद्रोह की भावना को शांत करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी का राज समाप्त हो गया और लॉर्ड वाइट ने लिखा है कि यह प्रश्न राष्ट्र की आत्मा को छू गया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कंपनी का शासन समाप्त किया जाना चाहिए। इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए लॉर्ड पाल्मस्टन ने कहा है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा गया है कि कंपनी का शासन का सबसे बड़ा दोष उसका अनुत्तरवादी शासन रहा है, अनुत्तरदायी शासन रहा है। अब आता है सन 1858 के एक्ट की प्रमुख धाराएं। दिनांक 30 अप्रैल 1858 को कॉमन्स सभा के द्वारा इस विधेयक को निम्नलिखित धाराएं दी गई थी। पहला आता है, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, मतलब जो कंपनी का शासन है वह समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। जो प्रत्यक्ष रूप से शासन है वह किसके अधीन आ गया है? ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया है। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया है। जो गवर्नर जनरल पद है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? वायसराय। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नरों एवं गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश ताज के द्वारा की गई है। अब गवर्नर और गवर्नर जनरल की नियुक्ति कैसे होगी? ब्रिटिश ताज के द्वारा की जाएगी। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको समाप्त कर दिए गए। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव की नियुक्ति की गई थी, जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करेगा अलग अलग मंत्रिमंडल में। भारत सचिव की परिषद का निर्माण इस अधिनियम के द्वारा किया गया है, जिसमें 15 सदस्य होते थे। इसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश ताज द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के पूर्व डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो अब क्या है? भारत सचिव की परिषद के निर्माण किया गया, जिसमें 15 सदस्य होते थे। इसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश ताज के द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के पूर्व डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त किए गए। भारत के सचिव की परिषद के रिक्त स्थान की पूर्ति ब्रिटिश ताज द्वारा की गई थी। जो ब्रिटिश परिषद है, यह सचिव की परिषद है, उसमें जो रिक्त स्थान थे वह ब्रिटिश ताज के द्वारा भरे जाते थे। इस अधिनियम से यह भी व्यवस्था की गई थी कि भारत सचिव की परिषद में सदस्यों को ब्रिटिश संसद एक प्रस्ताव पारित करके ब्रिटिश ताज की स्वीकृति से प्रस्तुत कर सकती है। तो इस अधिनियम के द्वारा जो भारत सचिव की परिषद है उसके सदस्यों को ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पारित करके ब्रिटिश ताज के द्वारा उसको हटाया जा सकता था। इस अधिनियम के द्वारा यह भी निर्धारित किया गया था कि भारत सचिव और उसकी परिषद के सदस्यों का जो खर्चा है वह भारतीय कोष से दिया जाएगा। जितना भी खर्चा है भारतीय कोष से आएगा इनके लिए। इस एक्ट के द्वारा भारत सचिव को अपनी परिषद के निर्माण ये निर्णयों के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार दिया गया था। तो जो भारत सचिव है वह जरूरी नहीं अपनी परिषद के अकॉर्डिंग ही कार्य करे, नहीं, बल्कि उनके कार्य या उनके निर्णय के विरुद्ध भी कार्य कर सकता था। इसे अधिकार दिए गए थे। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव को वायसराय से गुप्त पत्र व्यवहार करने का अधिकार दिया गया था। मतलब भारत सचिव से चुपके से वह गुप्त पत्र व्यवहार कर सकता था। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव को प्रतिवर्ष भारत की आय व्यय का हिसाब ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार दिए गए थे। जितना भी आय व्यय होगा वह ब्रिटिश संसद के समक्ष रखेगा भारत सचिव। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव को एक निगम और निकाय घोषित कर दिया गया था, जिस पर इंग्लैंड और भारत में मुकदमा चलाया जा सकता था। तो इस अधिनियम के द्वारा एक जो राज्य सचिव है इसको
निगम एवं निकाय घोषित किया गया था, जिससे कि इंग्लैंड एवं भारत में मुकदमे चलाए जा सकते थे। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश कंपनी की समस्त सेनाओं को क्राउन को हस्तक्षेप कर दिया गया था या हस्तांतरित कर दिया गया था। तो जो कंपनी की जितनी भी सेनाएं थी वह किसके अधीन आ गई थी? क्राउन की। भारत सचिव को इस अधिनियम के द्वारा मत देने का अधिकार दिया गया था, मतलब भारत सचिव है अब क्या कर सकता था? मत दे सकता था। सन 1858 के अधिनियम का महत्व। इस अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जॉन वाइट ने लिखा है कि यह पत्र राष्ट्र की आत्मा को छू गया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस अधिनियम के द्वारा कम से कम इतना तो परिवर्तन अवश्य हुआ कि कंपनी का शासन समाप्त हुआ और उसके स्थान पर सीधे ब्रिटिश सम्राट का नियंत्रण स्थापित हो गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत के शासन का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्राट को सौंपना था, ताकि भारतीय साम्राज्य की देखभाल एक कार्यकारिणी को भी सौंपी जा सके। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्राट को सौंप दिया गया था भारत के शासन का, ताकि भारतीय साम्राज्य की देखरेख एक कार्यकारिणी को सौंपी जा सके। इस अधिनियम के द्वारा भारत की जो देशी रियासतें हैं उनके प्रति ब्रिटिश शासन की नीतियों में परिवर्तन किए गए थे। सन 1857 से पूर्व भारत में जो गवर्नर जनरल बनकर आए थे उनकी नीति देशी रियासतों को हड़पने की थी। इस नीति में परिवर्तन हुए और भारत की प्रशासन पर भारत मंत्री एवं उनकी परिषद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। सन 1858 के इस अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए रैमजी मेयोर ने लिखा है कि सन 1858 में भारत ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर क्राउन के हाथों में आने में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुए थे। जैसा शासन हुआ था वैसे हुआ, बस नाम बदल गया है और कोई भी अलग परिवर्तन नहीं हुए हैं। सन 1858 की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। इस अधिनियम में पारित होने के पश्चात महारानी विक्टोरिया द्वारा एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी। इस घोषणा को भारत का महान आज्ञा पत्र ग्रेट चार्टर ऑफ इंडिया कहा गया था। इस घोषणा की मुख्य बातों का विवरण इस प्रकार है। पहला, घोषणा में कहा गया है कि हम भारतीय नरेशों के अधिकारों एवं मान प्रतिष्ठा का वैसा ही आदर करेंगे जैसा अपनों का। इसमें क्या कहा गया है कि जो भारतीय नरेश है, राजा हैं, उनके अधिकारों का मान प्रतिष्ठा का वैसा ही अधिकार आदर उनको दिया जाएगा जैसे कि वो अपने लोगों का करते हैं। यह भी कहा गया है कि हम सब अपने साम्राज्य का विस्तार करने की इच्छा नहीं रखते, मतलब हमें अपना साम्राज्य विस्तार नहीं करना है। सभी भारतीयों को उनके अधिकारों में जो धर्म है उनमें आस्था रखने और उनके पालन करने की गारंटी दी गई है कि किसी भी कोई व्यक्तियों का भारतीयों का धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे, बल्कि उनके धर्म में आस्था रखने और उन्हें पालन करने के लिए अधिकार दिए गए हैं, गारंटी दी गई है। यह भी कहा गया कि भारतीयों के कानून बनाते समय उनके रीति रिवाज एवं परंपराओं का बराबर ध्यान रखा जाएगा। घोषणा में कहा गया है कि हर मेजेस्टी को भारतीय प्रजा को सभी अधिकार प्राप्त होंगे और एवं ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे भागों में नागरिकों को प्राप्त होंगे। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि जो हर मजिस्ट्री है उनको भारतीय प्रजा को भी सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे भागों में होते हैं। ये भी घोषणा की गई है कि सभी भारतीयों को बिना किसी भी जाति भेदभाव के उन सभी शासनों के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाएगा जिसके लिए भी योग्य होंगे। मतलब बिना जाति भेदभाव के उन्हें कोई भी उच्च पद दिया जा सकता है जिसकी वह योग्यता रखते हैं। यह भी घोषणा की गई थी कि 1857 के विद्रोह को क्षमा प्रदान किया जाएगा और यह भी कहा गया था कि जब ईश्वर की कृपा से शांति स्थापित हो जाएगी तब हम सार्वजनिक कार्यों की उन्नति करेंगे एवं भारतीय प्रशासन वहाँ के नागरिकों के हितों के लिए चलाएंगे। उनकी समृद्धि में उनकी हमारी सुरक्षा एवं उनकी कृतज्ञता में भी अपना यह हमारा गौरव है, ये कहा गया था। ये सब 1857 में कुछ घोषणा की गई है। इसमें कहा गया है कि इनने कहा है कि जब भी ईश्वर की कृपा से शांति स्थापित होगी तब हम क्या करेंगे,
यहाँ के जो सामाजिक कार्य हैं उनकी उन्नति करेंगे, भारतीय प्रशासन को बढ़ाएंगे, नागरिकों के हित के लिए चलाएंगे। हमारी सुरक्षा और हमारी उनकी कृतज्ञता में ही हमारा गौरव है, यह कहा गया है। इस घोषणा का महत्व क्या है? तो महारानी की घोषणा को भारतीयों का मैग्ना कार्टा कहा गया है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस घोषणा के महत्व का उल्लेख इन शब्दों में किया है कि घोषणा पत्र ने इस देश के नागरिकों के लिए धरती पर आकाश उतार दिया। इसमें उन्हें शांति एवं समृद्धि की, धर्म की सुरक्षा एवं भारतीय प्रजा के साथ समान व्यवहार की बात की गई है। इसके अतिरिक्त उन्हें उच्च सेवा में भाग लेने का भी वचन दिया गया है। तो इसमें किसने कहा है? जो ईश्वरी प्रसाद है, इनने कहा गया था कि यह जो घोषणा पत्र है किसी भारतीय के लिए धरती पर आकाश उतरने के समान है, क्योंकि इसमें उनके लिए शांति, समृद्धि, धर्म, सुरक्षा, भारतीय प्रजा के साथ समान व्यवहार की बात की गई है। इसके अतिरिक्त उन्हें उच्च पद में भाग देने का वचन भी दिया गया है। वैसे ही इस घोषणा का भारतीय राष्ट्रीय एवं वैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यद्यपि यह ठीक है कि घोषणा की अधिकांश बातों को पूर्ण नहीं किया गया है, मतलब पूर्ण नहीं किया गया। जितनी बातें की गई हैं इसमें वो अधिकांश जो पूर्ण नहीं हुई थी। एक लंबे समय तक भारतीयों को प्रशासन के उच्च पदों से वंचित रखा गया था। फिर भी 1917 तक भारत में अंग्रेजों की शासन नीति का मूल आधार उक्त घोषणा ही रही है। इसी को ब्रिटिश नीति का आदर्श माना गया है। घोषणा का मूल्यांकन करते हुए जेम्स स्टीफन ने कहा है कि घोषणा की कोई कानूनी शक्ति नहीं थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित 1858 के एक्ट के संबंध में सर H.S. कनिंघम ने लिखा है कि सम्राट के द्वारा भारत सरकार का कार्यभार ग्रहण किसी विशेष परिवर्तन की अपेक्षा एक सामान्य कार्य का था। मतलब इसका कोई विशेष परिवर्तन उद्देश्य नहीं था, बल्कि क्या था, सिर्फ एक सामान्य कार्य ही उद्देश्य था। फिर आते हैं 1858 के एक्ट का मूल्यांकन। ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित अधिनियम का भारतीय संविधान के विकास में विशेष महत्व रहा है, क्योंकि इसी अधिनियम के द्वारा भारत सरकार का संबंध सीधे ताज से कर दिया गया है। यह स्वयं में एक महत्वपूर्ण बात है कि ब्रिटिश शासन की समाप्ति तक भारत में सभी व्यवस्थाएं बनी रहीं। सन 1858 के इस अधिनियम के द्वारा किए गए परिवर्तन के बारे में प्रोफेसर गुरुमुख निहाल ने लिखा है कि सन 1858 की भारत सरकार अधिनियम में पारित होने के साथ साथ भारतीय इतिहास का एक युग समाप्त हुआ और दूसरा युग क्राउन का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सन 1757 से 1947 तक भारतीय देशी रियासतों में अंग्रेजी प्रभुसत्ता के संबंधों में भिन्न भिन्न परिवर्तन का वर्णन कीजिए। ब्रिटिश सरकार के राज से देशी राज्यों के राज्य संबंधों की विवेचना कीजिए। सन 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार एवं देशी राज्यों के संबंध की समीक्षा कीजिए। 1858 के बाद भारतीय रियासतों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंध, जो हमारी देशी रियासत रही हैं उनके साथ ब्रिटिश सरकार के कैसे संबंध रहे हैं वो बताने हैं। पहला आता है सन 1857 का विद्रोह। अंग्रेज सरकार एवं भारतीय रियासतों के संबंध में इतिहास में एक युगांतरकाली घटना रही है। डलहौजी की नीति से क्षुब्ध एवं असंतुष्ट भारतीय नरेशों ने सन 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया एवं विद्रोह का नेतृत्व भी किया। अंत में वे परास्त हो गए। अनेक भारतीय नरेशों ने इस विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था और इस विद्रोह की घटना से अंग्रेजों ने अनुभव कर लिया था कि भारतीय नरेशों को असंतुष्ट करके उनको शत्रु बनाकर वे भारत में राज्य नहीं कर सकते। इसलिए सन 1857 में कंपनी सरकार का अंत हुआ और भारत का शासन एवं सत्ता अंग्रेज पार्लियामेंट के हाथों में आ गई। तब ग्रेट ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की घोषणा से अंग्रेज सरकार एवं भारतीय राज्यों के संबंध में एक विशिष्ट परिवर्तन हुए। महारानी विक्टोरिया की घोषणा सन
सन 1857 के विद्रोह के बाद इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की जिसमें भारत सरकार की नवीन शासन नीति का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय नरेशों के राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाए जाएंगे, कि जितने भी भारतीय नरेश हैं उनके राज्य को अब अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। हड़प नीति त्याग दी गई एवं भारतीय नरेशों को दत्तक पुत्र ग्रहण करने का अधिकार वापिस कर दिया गया था। राज्यों के साथ की गई संधियों का पालन करने का आश्वासन दिया गया था। राज्य सेवाओं में जाति एवं धर्म के भेदों को ध्यान रखते बिना प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्षता से उनकी क्षमता, योग्यता एवं शिक्षा एवं निष्ठा के आधार पर स्थान दिया जाएगा। आंतरिक शांति स्थापना के पश्चात भारत में उद्योगों की वृद्धि, लोकहित एवं सार्वजनिक कार्यों का निर्माण, प्रशासन का संचालन समस्त नागरिकों के लाभ के लिए किया जाएगा। भारतीय नागरिकों के प्रति कर्तव्य उन भारतीयों या नागरिकों के समान निभाए जाएंगे जो अन्य नागरिक हैं, उनके समान ही निभाए जाएंगे। इसमें क्या है कि इसमें जो भारत में राजकीय सेवाएं हैं इनमें जाति धर्म में भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक नागरिक को निष्पक्षता से उनकी क्षमता, योग्यता एवं शिक्षा एवं निष्ठा के आधार पर स्थान दिया जाएगा। आंतरिक शांति स्थापना के पश्चात भारत में जो उद्योग एवं वृद्धि एवं लोकहित एवं सार्वजनिक कार्य है उनका निर्माण, प्रशासन का संचालन समस्त नागरिकों के लिए लाभ के आधार पर किया जाएगा और भारतीय नागरिकों के प्रति कर्तव्य अन्य नागरिकों के समान ही निभाए जाएंगे। इस घोषणा में 3 बातों का विशेष उल्लेख किया गया है कि प्रथम, भविष्य में अंग्रेज शासन भारतीय राज्यों को अंग्रेज साम्राज्य में नहीं मिलाएंगे, मतलब जितने भी भारतीय राज्य हैं उनको अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। दूसरा, भारतीय नरेशों को किसी भी बालक को उत्तराधिकारी के रूप में गोद लेने का अधिकार था, मतलब जितने भी नरेश हैं वो क्या कर सकते हैं कि दत्तक पुत्र गोद ले सकते हैं। तीसरा, अंग्रेज कंपनी की सरकार एवं भारतीय नरेशों के बीच जो भी संधि एवं समझौते पहले से किए गए हैं किए ही रहेंगे, मतलब जितनी भी संधि समझौते हैं वह पहले से किए गए हैं वो ही अभी तक मान्य रहेंगे और कोई नहीं होगा। अंग्रेज सरकार उनका सम्मान करेगी, जितनी भी संधि है उनका सम्मान करेगी। भारतीय राज्यों को उनके अधिकार एवं अंग्रेज सरकार के साथ संबंधों के विषय में 160 सनद दी गई थी। तो भारतीय राज्य हैं उनके अधिकार एवं जो अंग्रेजी सरकार है उनके संबंध के विषय में 160 सनद दी गई थी। इन सनदों के द्वारा भारतीय राज्यों को यह आश्वासन दिया गया था कि वे जब तक वे सम्राट के प्रति स्वामी भक्त हैं तथा संधि एवं समझौते के प्रति आज्ञाकारी हैं तब तक उनमें कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। परंतु इन सनदों के साथ साथ सन 1862 में लॉर्ड गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने भी यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इंग्लैंड का ताज ही भारत की निर्विवाद सर्वोच्च सत्ता है। मतलब ये क्या है, जो लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि भारत का ताज क्या है, जो इंग्लैंड का ताज है वही भारत का सर्वोच्च सत्ता है। अंग्रेज सरकार भारत की सर्वोच्च शक्ति है एवं अंग्रेज सरकार भारतीय राज्यों में अव्यवस्था, अराजकता एवं के कारण भारतीय में समय समय पर हस्तक्षेप करने से नहीं चूकेगी। यदि ऐसी दशा में किसी भारतीय राज्य के शासन को स्थायी रूप से संभालने की आवश्यकता हुई तो अंग्रेज सरकार ऐसा करने से नहीं चूकेगी। यदि मतलब कोई भी अराजकता है, अव्यवस्था हो गई है या कोई भी अपना कार्य समय पर नहीं किया है, चूक गई है, तो भारतीय राज्यों के शासन को स्थायी रूप देखने के लिए, संभालने के लिए जो अंग्रेज सरकार है वह इसको संभाल सकती है। इस प्रकार से मतलब अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बना दिया गया था और अंग्रेजी सरकार को इसके
आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने एवं राज्य के शासन को संभालने का अधिकार प्रदान किया गया था। मतलब भारतीय राज्य हैं उनमें जो अंग्रेजी साम्राज्य है वह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और उनके राज्य के शासन को संभालने का अधिकार भी दिया गया है। नई नीति के कारण भारतीय राज्य अंग्रेजी राज्य में विलीन होने से बच गए थे और उनके शासन में विदेशी अधिकारी एवं अंग्रेज शासन द्वारा मनोनीत दीवानों का हस्तक्षेप बढ़ गया था। वे अंग्रेजी रेजिडेंट के कठोर नियंत्रण में आ गए थे। अंग्रेजों की सत्ता को सर्वोच्च अधिकार प्रदान किया गया था और विभिन्न उपाय एवं कारणों के द्वारा अंग्रेज सरकार का अधिकार भारतीय राज्यों पर बढ़ता ही गया। तो जो विभिन्न उपाय थे, कारण थे, उनके द्वारा क्या हुआ है, अंग्रेज सरकार का अधिकार भारतीय राज्यों पर बढ़ता ही गया। अब आते हैं अंग्रेज सरकार का सार्वभौमिक सत्ता। अंग्रेज सरकार की सार्वभौमिक सत्ता को अभिव्यक्त करने के लिए नए नए साधन अपनाए गए हैं। सन 1857 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स जो युवराज थे वह भारत आए और भारतीय नरेशों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। सन 1876 में ग्रेट ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने केसरी हिंद भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की और इसके लिए वह दिल्ली में विशेष दरबार का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय नरेश सम्मिलित हुए और साम्राज्य के प्रति अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित की। इस प्रकार के दरबार के बाद अन्य गवर्नर जनरल ने भी किए गए थे। अलग अलग दरबार अलग अलग गवर्नर जनरल के समय आयोजित किए गए। ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट एवं साम्राज्ञी एवं भारतीय नरेशों के संबंध में जब गवर्नर जनरल का उल्लेख आता है तब वायसराय जो सम्राट का प्रतिनिधि है उसे कहा गया है। भारतीय नरेशों को अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की उपाधि दी गई थी और राज्य की विशालता एवं आय के आधार पर उनके सम्मान के लिए निश्चित तोपों की सलामी निर्धारित की गई थी। जितने ही भारतीय नरेश थे उनके लिए तोपों की सलामी दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। भारतीय राज्यों को बाहरी नीति एवं संबंधों का अंत। तो अंग्रेजी सरकार की सार्वभौमिक सत्ता को स्वीकार कर लेने एवं अंग्रेजी सरकार की अधीनता मान लेने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय राज्य का कोई अधिकार नहीं रहा। मतलब जैसे ही उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है कि इसकी अधीनता स्वीकार की है अंग्रेजी साम्राज्य की, तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय राज्यों का कोई महत्व नहीं रहा, अधिकार नहीं रहे। इस क्षेत्र में अंग्रेज सरकार जो कि भारत सरकार भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करती थी, उनका अधिकार था इस क्षेत्र में। विदेशी राज्यों से या भारत के अन्य राज्यों के पारंपरिक संबंध भी अंग्रेज सरकार के माध्यम से ही हो सकते थे। तो कोई भी संबंध है, पारस्परिक संबंध है या विदेशी संबंध है, कोई भी संबंध था वह अंग्रेजी सरकार के माध्यम से ही हो सकता था। भारतीय नरेश ना तो किसी विदेशी शक्ति से संधियां समझौते कर सकते थे और ना ही राजदूतों का परस्पर आदान प्रदान कर सकते थे। मतलब अपने राजदूत ना भेज सकते थे, ना उनके बुला सकते थे, उनकी विदेशी शक्तियों से कोई भी संधि नहीं कर सकते थे, बल्कि ये सब कौन करता था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए जाते थे। ब्रिटिश सरकार की अनुमति एवं स्वीकृति के बिना वे किसी भी विदेशी को अपने राज्य में नौकरी या सेवा पर भी नहीं रख सकते थे। मतलब इतना था कि किसी भी अंग्रेज सरकार की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी को अपने यहाँ पर नौकरी नहीं दे सकते थे। भारतीय राज्यों की परस्पर विवादों का निर्णय का अधिकार भी अंग्रेज सरकार को ही दिया गया था। मतलब जितने भी भारतीय राज्य हैं यदि वो आपस में लड़ रहे हैं तो उसके बीच में समझौता कौन करवाएगा, अंग्रेजी सरकार करवाएगी। आंतरिक प्रशासन में असीमित हस्तक्षेप, जो आंतरिक प्रशासन है उसमें कौन कौन से हस्तक्षेप आए हैं, असीमित हस्तक्षेप, तब वो देखेंगे हम। भारतीय राज्यों के आंतरिक प्रशासन में अंग्रेजी सरकार का हस्तक्षेप का अधिकार था। वे अधिकार उत्तरोत्तर असीमित और स्पष्ट होते गए। मतलब धीरे धीरे से वह बहुत ज़्यादा हो गए और स्पष्ट होते गए। लॉर्ड कैनिंग ने सन 1860 में घोषणा की थी कि वह भारतीय राज्य भारतीय सरकार
जो अंग्रेज सरकार है उनको भारतीय नरेशों के कुशासन को दूर करने का अधिकार है। तो मतलब यदि भारतीय राज्य में जो वहाँ के शासक हैं वह अच्छे से शासन नहीं कर रहे हैं, कुशासन कर रहे हैं, तो यह अधिकार किनको दिया गया है कि उनके कुशासन को दूर करें। तो यह भारत सरकार को दिया गया था। लॉर्ड मेयो के द्वारा भी 1862 से 1872 तक ही रहे हैं। इन्होंने राजस्थान के शासकों के सामने जो घोषणा की थी उसमें भारतीय राज्यों के प्रति अंग्रेज सरकार की नीति स्पष्ट की थी। इसमें जो लॉर्ड मेयो हैं इन्होंने राजस्थान सरकार के बीच मतलब शासकों के लिए कुछ संधियाँ रखी थी या घोषणा की थी, वो है इस प्रकार जिसमें हमें अंग्रेजी सरकार की नीतियाँ स्पष्ट दिखती हैं। पहला आता है, अंग्रेज सरकार भारतीय शासकों के कुशासन के कारण उनकी राज्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखती है। मतलब यदि वो शासन अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो उनके शासन में हस्तक्षेप कर सकती है। दूसरा, वह राज्य में विद्रोह को दबाने का अधिकार रखती है। यदि राज्य में कोई विद्रोह होगा तो उसको दबाने का अधिकार भी किनके पास है? अंग्रेजी सरकार के पास है। वह राज्य में गृह युद्ध नहीं होने दे सकती, मतलब ज़्यादा नहीं कि गृह युद्ध हो रहा है, नहीं, वह उसमें भी हस्तक्षेप कर सकती है। इसके अतिरिक्त सन 1891 में यह घोषणा की गई थी कि अंग्रेजी सरकार को यह अधिकार और कर्तव्य है कि वह अपने अधीन संरक्षित राज्यों के उत्तराधिकारियों का निर्णय करे। मतलब वो उसको राज्य है, मतलब अपने दत्तक पुत्र ले सकती है, मतलब उत्तराधिकारियों का निर्णय खुद कर सकती है राज्य। इस प्रकार से भारतीय राज्यों में उत्तराधिकारी को स्वीकार करना, आवश्यक नरेशों का संरक्षण स्वीकार करने एवं उत्तराधिकारियों के प्रश्न को निर्णित करने का अधिकार, कुशासन के आरोप पर नरेश को पदच्युत करने का अधिकार अंग्रेज सरकार को दिया गया था। देखो अंग्रेज सरकार को क्या क्या दिए गए हैं। पहला आता है, जो दत्तक पुत्र हैं उनको स्वीकृति देने का अधिकार था और उनके संरक्षित राज्य में उत्तराधिकारी के निर्णय में इनका अधिकार होता था। उनको यदि जो नरेश है वह अवयस्क है तो उसको संरक्षण देंगे, उसके अधिकारों के प्रश्न को निर्गत करेंगे, उनके अधिकार कुशासन के आरोप पर उनको पद से हटा सकते हैं राजा को। ये सब अधिकार इनको दिए गए हैं। पर ऐसी दशा में उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाया जा सकता। मतलब कुछ भी हो तुम नरेश को, राजा को उठाकर भगा सकते हो, दूसरे को बिठा सकते हो, लेकिन वह राज्य है उसको साम्राज्य में नहीं मिला सकते। इस प्रकार हस्तक्षेप करने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि 1873 में गुजरात के बड़ौदा के शासन थे जिनका नाम था मल्हार राव, पर कुशासन का आरोप लगाया गया और उन्हें 1 वर्ष बाद उस पर अंग्रेज रेजिडेंट को विष देने का आरोप लगा दिया गया। तो इसमें क्या था, जो राजा बड़ौद थे वहाँ के मल्हार राव थे, उन पर कुशासन का आरोप था और उसके बाद उस पर ही जो अंग्रेज रेजिडेंट था उनके जो राज्य में था उसको विष देने का आरोप भी लगाया गया था। इसकी जांच के लिए 3 भारतीय एवं 3 अंग्रेज अधिकारियों की समिति नियुक्त की गई थी। मतलब वो इसका वो करेगी, है ना, जांच पड़ताल करेगी। और इस जांच के लिए उन्हें 3 भारतीय एवं 3 अंग्रेज अधिकारी रखे गए थे। विष देकर हत्या करने का आरोप तो प्रमाणित नहीं हुआ, पर कुशासन के आधार पर जो अंग्रेज सरकार थी इन्होंने मल्हार राव को सिंहासन से पृथक कर दिया, उनको उनके मतलब सिंहासन से हटा दिया गया। कश्मीर राज्य में भी हस्तक्षेप किया गया था। वहाँ के वास्तविक उत्तराधिकारी हरि सिंह थे, पर वहाँ के राजा के दत्तक पुत्र को राज सिंहासन पर आसीन करना चाहती थी। पर जो राजा थे वह क्या चाहते थे कि उनके दत्तक पुत्र हैं उनको सिंहासन पर आसीन करना चाहती थी। अंग्रेज सरकार ने हरि सिंह को ही राजा स्वीकार किया और इससे स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज सरकार को भारतीय राज्यों के उत्तराधिकारी के प्रश्नों को भी निर्णित करने का, विद्रोह करने का और अशांति के मामले में हस्तक्षेप करने का, भारतीय राजाओं एवं अंग्रेजी विरोध हैं उनके राज्यों के व्यक्तियों को दंड देने का भी अधिकार था। मतलब ये क्या कर सकती है, जो अंग्रेज सरकार थी वह भारतीय उत्तराधिकारी हैं उनके प्रश्नों को निर्गत कर सकती है, विद्रोह एवं अशांति के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है, भारतीय राजा एवं जो अंग्रेज अधिकारी राज्य हैं उनके व्यक्तियों को दंड देने का अधिकार भी अपने पास रखती है।
भारतीय राज्यों की सेनाओं पर भी अंग्रेज सरकारों का नियंत्रण था, मतलब सेना थी वह भी अंग्रेज सरकार के नियंत्रण में थी। कोई भी भारतीय राज्य स्वतंत्र रूप से अपनी स्थायी विशाल सेना नहीं रखता था। वह भारतीय राज्य की सेनाओं छोटी एवं सीमित कर दी गई थी। उन्हें अंग्रेजों की भारतीय सेनाओं का अंग माना गया था। उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था अंग्रेज अधिकारियों द्वारा की गई थी। मतलब इसमें क्या थे, जो अंग्रेज थे उनकी भारतीय सेनाओं का अंग माना गया था। उनको अंग्रेजों की भारतीय सेना का अंग माना गया था। उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था अंग्रेज अधिकारियों को दी गई थी और यह व्यवस्था अंग्रेजी अधिकारियों को दी गई थी। भारतीय राज्यों को हथियार एवं गोला बारूद भी अंग्रेज सरकारों की अनुमति से ही उनके द्वारा प्राप्त होते थे। भारतीय राज्यों में अंग्रेज सैनिक छावनियाँ होती थीं जिन पर अनेक नरेशों का कोई नियंत्रण नहीं होता था, ना ही अधिकार होता था। मतलब जितनी भी छावनियाँ थीं अलग अलग प्रांतों में अंग्रेज़ों की होती थी और उन पर जो वहाँ के राजा हैं, नरेश हैं, उनका कोई भी नियंत्रण नहीं था, अधिकार नहीं थे। भारतीय राज्य के दीवानों, मुख्यमंत्री तथा अन्य उच्च पदों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार की स्वीकृति आवश्यक होती थी। राज्यों के लिए कोई महत्वपूर्ण कानून बनाने के लिए भारत सरकार की अनुमति एवं स्वीकृति अनिवार्य थी। भारतीय सरकार के सिक्के भी सभी भारतीय राज्यों में ही मान्य होते थे। मतलब जितने भी सिक्के वगैरह भी हैं, पैसे हैं, उनके लिए भारतीय राज्यों में ही मान्य होते थे। फिर आते हैं सन 1935 का अधिनियम। 1930 में लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अवसर पर भारतीय नरेशों ने उन्हें में भाग लिया और एक अखिल भारतीय संघ व्यवस्था को स्वीकार किया गया। इसमें भारतीय राज्य एवं अंग्रेजों के अधीन प्रांतों को मिला देने की व्यवस्था की गई थी। मतलब इसमें जितने भारतीय राज्य हैं और जो अंग्रेजों के अधीन प्रांत आते हैं उनको मिलाकर एक संगठन बनाया जाएगा, संघ बनाया जाएगा। सन 1935 के इस अधिनियम के द्वारा भारत में संघ राज्य की व्यवस्था की गई। मतलब भारत को क्या बनाया गया है, एक संघ संरक्षण की स्थापना की गई है। इसमें ब्रिटिश सत्ता के अधीन सभी प्रांतों का मिलना आवश्यक था। इसमें जितनी ब्रिटिश सत्ता के अधीन सरकारें थी, सभी प्रांत थे, उनका मिलना आवश्यक था। पर भारतीय राज्यों को इसमें सम्मिलित होना या ना होना उनके राजा की इच्छा पर छोड़ दिया गया था। मतलब जितने ब्रिटिश के अंतर्गत जितने प्रांत आते हैं उनको सम्मिलित होना तो अनिवार्य है, लेकिन जितने भी राजा के अधीन आते हैं उनके लिए इनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया था। प्रस्तावित संघीय सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश प्रांतों पर एक समान था, परंतु भारतीय राज्यों पर विभिन्न कारणों से 1935 के अधिनियम द्वारा आयोजित संघ सरकार स्थापित नहीं हो सकी। भारतीयों को सत्ता स्थानांतरण की विभिन्न योजनाएं एवं भारतीय राज्य भारतीयों को अधिकाधिक शासन सत्ता देने के लिए विभिन्न योजनाएं जैसे क्रिप्स मिशन 1942, विवेल योजना 1945 एवं कैबिनेट मिशन योजना आदि प्रस्तुत की गई। इन योजनाओं से यह स्पष्ट हो गया कि भारत के स्वतंत्र होने पर और भारत से अंग्रेजों के चले जाने पर भारतीय राज्य स्वतंत्र हो जाएंगे, जिससे कि भारत के विभिन्न राज्यों में बढ़ जाने की नवीन समस्या प्रारंभ हो गई। 3 जून 1947 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन की घोषणा एवं योजना से यह स्पष्ट था कि भारत के स्वतंत्र होने पर अंग्रेजों की सर्वोच्च सत्ता समाप्त हो जाएगी और भारतीय राज्य पाकिस्तान या भारत में किसी के भी साथ सम्मिलित होने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। इससे देश के लिए संकट उत्पन्न हो गए। 600 के लगभग भारतीय राज्य या रियासतें देश के विभिन्न भागों में बिखरे पड़े हुए थे। यदि वे पूर्ण स्वतंत्र बनने के प्रयास करते तो देश की एकता एवं शक्ति नष्ट हो जाती। हैदराबाद के निज़ाम ने यह घोषणा कर दी कि वह भारत में अंग्रेजी सत्ता के समाप्त हो जाने के बाद वह ना तो भारत में सम्मिलित होंगे और ना ही पाकिस्तान में, अपितु वह स्वतंत्र राज्य रहेगा। इसी आशय की घोषणा ट्रावनकोर राज्य में भी की गई थी। इससे भारत के छोटे छोटे राज्यों में विभक्त होने की आशंकाएं बढ़ गई थीं। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश सरकार द्वारा देशी रियासतों के प्रति अपनाई जाने वाली अधीनस्थ सहयोग की नीति की समीक्षा कीजिए। जो हमारे अंग्रेज हैं उनके द्वारा जो अधीनस्थ राज्य हैं
उनके लिए सहयोग की योजना या सहयोग की नीति अपनाई गई थी, उसकी समीक्षा करनी है। अधीनस्थ सहयोग की नीति 1857 से 1919 के बीच में भारतीय राज्य सार्वभौमिक शक्ति के रूप में, अंग्रेजी राज्य सार्वभौमिक शक्ति के रूप में, जो अंग्रेजी राज थे उन्होंने सार्वभौमिक शक्ति के रूप में क्या क्या किया। 1857 के बाद भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि को दो भागों में बांटा जा सकता है। 1857 से 1906 तक अधीनस्थ संघ की नीति, जिसमें भारतीय राज्यों की सुरक्षा एवं हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया गया था। मतलब क्या था, 1857 में जो क्रांति हुई उससे और 1906 के बीच में जो अधीनस्थ संघ थे उनकी नीति में, इसमें भारतीय राज्यों की सुरक्षा एवं हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया गया था। मतलब इसमें भारतीय राज्यों की सुरक्षा की जाएगी और वो किसी भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसका आश्वासन दिया गया था। 1906 से 1947 तक मित्रतापूर्ण सहयोग की नीति का पालन किया गया था। तो इसमें क्या थे भैया, अंग्रेज जो देशी रियासत थे उनके मित्र थे, इस नीति का पालन किया गया था। अधीनस्थ संघ की नीति, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 में समाप्त हो गया था। ब्रिटिश क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व स्वयं संभाल लिया था। देशी रियासतों के प्रति नया दृष्टिकोण अपनाया गया। इस नीति को अधीनस्थ एकता एवं अधीनस्थ सहयोग कहा गया। इसके दो रूप हैं, जो कि 1858 से 1906 तक अंग्रेज देशी राज्यों को शक की नज़र से देखते थे। देशी नरेशों को एक दूसरे से अलग रखा गया था। ब्रिटिश सरकार इन राज्यों पर नियंत्रण रखती थी और 1906 में मिंटो ने देशी रियासतों या राज्यों से संपर्क बढ़ाया और राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध करने को कहा कि जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हैं उनका विरोध कहो। किसने कहा है, मिंटो के द्वारा कहा गया है 1906 के बाद से। 1857 के विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा, इसमें नई परिस्थितियों में अधीनस्थ एकता की नई नीति का सूत्रपात हुआ। विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को प्रभावित किया। देशी राजाओं की भावना के विरुद्ध होने से ब्रिटिश सरकार की नीति प्रभावित हो सकती थी और इससे घृणा करना खतरनाक हो सकता था। दूसरा प्रभाव यह था कि देशी राजाओं के सहयोग से विदेशी राज्यों को अपनाए रखने, मतलब विदेशी राज्यों को बनाए रखने में मदद मिल सकती थी, अर्थात देशी राज्यों के सहयोग को महत्वपूर्ण समझा गया था। देखो इसमें जो 1857 की क्रांति हुई थी, इससे मुख्यतः दो प्रभाव हमने देखने को मिलते हैं। पहले आते हैं इनकी नई जो परिस्थितियां थी, उनके अधीनस्थ एकता की नई नीति का सूत्रपात किया गया था। इसमें जो देशी राजा थे उनकी भावना के विरुद्ध होने से क्या होगा, ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ प्रभावित होंगी। जो देशी राजाएं जो हैं वो भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, नीति प्रभावित होंगी और घृणा एवं खतरनाक हो सकता था घृणा करना। दूसरा प्रभाव यह होता कि जो देशी राजा हैं इनके सहयोग से विदेशी राज्यों को बनाए रखने में मदद मिल सकती थी और देशी राज्यों के सहयोग को भी महत्वपूर्ण समझा गया था। फिर आती है डलहौजी की नीति की समाप्ति। इससे पहले 1857 के बाद देशी नरेशों के भय को दूर किया गया था और देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा, ऐसा उनको आश्वासन दिया गया था। क्योंकि डलहौजी ने बहुत सारे राज्य मिलाए थे, तो इसमें सबसे पहले आश्वासन दिया गया था कि अब उनको मिलाया नहीं जाएगा। इसका देशी राज्यों पर काफ़ी असर पड़ा था। भारतीय राज्यों की निष्ठा ही साम्राज्य को बचा सकती थी, जो देशी राज्य थे उनकी निष्ठा ही साम्राज्य को बचा सकती थी। इसलिए भारतीय राज्यों के प्रति नीति को परिवर्तित किया गया, अर्थात अब भारतीय राजाओं को या राज्य हैं उनको संतुष्ट रखा गया था। रानी विक्टोरिया ने 1868 की घोषणा में दोनों मुद्दों को रखा था। पहला, कुशासन के आरोप की समाप्ति कर दी गई थी। जो कुशासन का आरोप है उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। दूसरा आता है दत्तक पुत्र के अधिकार में हस्तक्षेप ना करना, मतलब किसी को भी आप गोद ले सकते हैं। दोनों मामलों में आश्वासन प्रदान किए गए थे रानी विक्टोरिया के द्वारा 1868 में घोषणा पत्र के द्वारा। रानी विक्टोरिया की घोषणा हम देखते हैं, तो महारानी विक्टोरिया ने नवीन घोषणा 1858 में जारी की थी। इस घोषणा के द्वारा देशी नरेशों को संतुष्ट करने का प्रयास किए गए थे। इस नीति को सार्वभौमिक सत्ता के अंतर्गत अधीनस्थ संघ या सब ऑर्डिनेट यूनिट नीति कहा गया था। इसके द्वारा अंग्रेजी सत्ता को भारत की सार्वभौमिक सर्वोच्चता सत्ता समझा गया था। जो हमारे भारत की सर्वोच्च सत्ता कौन है, अंग्रेजी सत्ता को कहा गया था, माना गया था। अब ब्रिटिश सरकार ने अपने संबंधों को राज्यों के प्रति जाहिर किया था, जितने भी उनके संबंध थे उनको राज्य के प्रति जाहिर किया था। सार्वभौमिक सत्ता के अंतर्गत
भारतीय राज्यों की स्थिति अधीनस्थ राज्यों की हो गई थी। तो इसमें जो सार्वभौमिक सत्ता है, इसके अंतर्गत जितने भारतीय राज्य थे उनकी स्थिति अधीनस्थ राज्यों की हो गई थी। राज्यों से नई संधियां की गई थी, जितने भी राज्य हैं उनसे नई संधियां की गई थी और यह संधियां पूर्व संधियों के समान ही रखी गई थी। इनमें 2 बातों का आश्वासन दिया गया था। पहला, भारत सरकार की नीति विस्तार की नहीं होगी। दूसरा, भारतीय राज्यों को उत्तराधिकार के लिए पुत्र गोद लेने का अधिकार रहेगा। नेक्स्ट आता है कैनिंग के काल में अधीनस्थ एकता की नीति का सूत्रपात। जो कैनिंग है उसके समय में अधीनस्थ एकता की नीति है उसका सूत्रपात कैसे किया गया था कैनिंग के काल में, जो कि 1862 तक रहा है। इसमें राज्यों को महत्वपूर्ण समझा गया है। इसमें देसी नरेशों को सुरक्षा प्रदान की गई है। देसी नरेशों के सहयोग से ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश शासन को चलाने की नीति शुरू की गई है। इसमें क्या है, देसी नरेश हैं उनके सहयोग से ब्रिटिश शासन को चलाने की नीति इसमें शुरू की गई थी। कैनिंग के काल के समय को प्रारंभ किया गया था एकता की नीति का सूत्रपात। सर्वोच्च सत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। सन 1858 में ब्रिटिश प्रशासकों ने सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें कहा गया है कि ब्रिटिश सत्ता सर्वोपरि है, प्रत्येक राज्य इसके अधीन था। दोनों के बीच में सर्वोपरि सत्ता का सिद्धांत है। ब्रिटिश सरकार शक्ति बन गई। पहले कंपनी एवं देसी राज्यों में समानता थी। देसी राज्य बराबरी के दर्जे की बात करते हैं। विद्रोह के बाद बनावटी स्थिति समाप्त हो गई और 1858 के बाद भारतीय शासकों की नीति सामंतों के समान हो गई थी। मतलब इसमें क्या, विद्रोह के बाद जो बनावटी स्थिति वह समाप्त हो गई थी और 1858 का जितने भी भारतीय शासक हैं उनकी नीति एक सामंत के समान हो गई थी। मित्रतापूर्ण सहयोग की नीति 1906 से 1947 तक। 1905 में अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन हुआ। इसमें दबाव की नीति को छोड़कर मित्रतापूर्ण सहयोग की नीति को अपनाया गया। इसके 2 कारण थे। पहला आता है उग्र राष्ट्रीयता का विकास और इंग्लैंड की सैनिक समस्या। सन 1935 में भारत सरकार कानून के द्वारा संघ राज्य की स्थापना की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर पर कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से सहयोग नहीं लिया और 3 जून 1947 की घोषणा के दौरान भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया गया। फिर आता है 1892 को भारतीय परिषद अधिनियम के पारित होने के कारण मुख्य धाराओं का वर्णन कीजिए। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम की प्रमुख धाराओं का वर्णन कीजिए और इनका मूल्यांकन कीजिए। 1892 के अधिनियम की महत्व एवं समीक्षा कीजिए। सन 1892 की भारतीय परिषद अधिनियम किन दशाओं में सन 1861 का विकसित रूप है बताइए। यह विकसित रूप था, किस प्रकार से विकसित रूप था उसको बताना है। यद्यपि 1861 के भारतीय अधिनियम ने वैधानिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जैसे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन प्रतिनिधित्व मिलने के बाद भी भारतीयों की आशंकाएं पूर्ण नहीं हो पाई थी। मतलब इसमें क्या था, जो भारतीय थे उनको गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कुछ प्रतिनिधित्व दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी इनकी आशंकाएं पूरी नहीं हुई थी। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को प्रसन्न करना चाहती थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 1892 का अधिनियम पारित किया भारतीयों को खुश करने के लिए। 1892 के अधिनियम को जन्म देने की परिस्थितियां, क्यों जन्म दिया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की मांग थी। दूसरा, अन्य भारतीय परिस्थिति एवं निम्न कारणों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1861 के अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया और 1892 में पुनः एक अधिनियम पारित किया, जो कि निम्नलिखित इसके कारण थे। पहला आता है भारतीयों में राष्ट्रीय जागृति का विकास। दूसरा, ब्रिटिश सरकार का दमनात्मक व्यवहार। तीसरा, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक दशा। पहला, भारतीयों में राष्ट्रीय जागृति का विकास। 1861 के अधिनियम के द्वारा भारतीयों के प्रशासन में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आया था जो कि भारतीय जनता को प्रसन्न रख सके, इसलिए भारतीय जनता ने 1861 के अधिनियम की आलोचना की। 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना होने का प्रमुख कारण अंग्रेजी सरकार की विभिन्न नीतियां थीं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के सम्मुख भारतीय समस्याओं को प्रस्तुत करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यह मांग की गई कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव एवं बजट पर विधान परिषद की सहमति ली जाए तथा ब्रिटिश सरकार सार्वभौमिक या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर विधान परिषद में विचार विमर्श भी करे। ब्रिटिश सरकार का दमनात्मक व्यवहार। ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लिटिन एवं लॉर्ड रिपन के काल में दमनात्मक व्यवहार अपनाया। ब्रिटिश सरकार ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, इंडियन आर्म्स एक्ट पारित करके भारतीय जनता में असंतोष पैदा कर दिया। भारतीय जनता में जागृति का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका लॉर्ड रिपन के एल्बर्ट बिल तथा ब्रिटिश सरकार के पत्रों ने अदा की थी। ब्रिटिश शासन की आर्थिक दशा। ब्रिटिश सरकार ने व्यापक स्तर पर भारतीय जनता का शोषण किया और भारतीयों को सरकारी पदों से दूर रखने के लिए आदेश जारी कर दिए। ब्रिटिश सरकार अपने वायदों को पूरा नहीं कर सकती थी। भारतीयों को शिक्षित वर्ग बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त था, जिसके कारण वे परेशानियों का सामना कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर अधिक कर लगाए। करों की वसूली भी जबरदस्ती की गई। उपरोक्त परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार को 1861 के अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लेना पड़ा, जिसके लिए उनके द्वारा 1892 का एक नया अधिनियम पारित किया गया। 1892 की अधिनियम की प्रमुख धाराएं। ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन गवर्नर जनरल की 1888 की टिप्पणी पर 1892 में एक अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम की ब्रिटिश संसद ने 1861 के अधिनियम में संशोधन करने की धारा को पारित किया था। फिर ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में व्यापक विस्तार किया। जो विधान परिषद है उसके सदस्यों की संख्या को विस्तार कर दिया गया। इसके अतिरिक्त सदस्यों की संख्या केंद्र में 10 से 16 तक और मुंबई मद्रास में 8 से 20 तक एवं बंगाल में 20 अधिक से अधिक 20 रखी गई थी। मतलब बंगाल में 20 होगी अधिक से अधिक, मद्रास में और मुंबई में 8 से 20 तक होगी और इसके अतिरिक्त सदस्य थे इनकी परिषद में वह 10 से 16 रखे गए थे। उत्तर पश्चिमी प्रांत में अधिक से अधिक 15 निर्धारित किए गए थे। इस अधिनियम के द्वारा पंजाब एवं बर्मा के लिए भी परिषदों की व्यवस्था की गई थी और इन परिषद के लिए कम से कम 9 अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। मतलब पंजाब और जो बर्मा क्षेत्र है वहाँ पर भी परिषद बनाई जाएंगी और उनमें सदस्यों की संख्या 9 कम से कम 9 रखी जाएगी। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। जितने भी विधान परिषद है इसमें जो गैर सरकारी सदस्य हैं इनके लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा ऐसे कुछ सदस्यों की भी व्यवस्था की गई थी जो कि संघ में गवर्नर जनरल एवं प्रांतों में गवर्नर के पास सदस्यों के लिए सिफारिश भेजेंगे। इसमें क्या था, इसमें कुछ ऐसे सदस्यों की नियुक्ति की गई थी जो क्या करेंगे, सदस्य थे जो संघ में गवर्नर जनरल और प्रांतों में गवर्नर के पास सदस्यों के लिए सिफारिश भेजेंगे। इस अधिनियम के द्वारा यह भी व्यवस्था की गई थी कि जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं नगरपालिका गवर्नर जनरल के मनोनयन के लिए सदस्यों का निर्वाचन करेगी। ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के कार्यक्षेत्र में व्यापक विस्तार किया था। मतलब जो विधान परिषद है उसको ही बढ़ा दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया था। मतलब बजट जितना भी आएगा उस पर बहस की जाएगी विधान परिषद में। इस अधिनियम के अंतर्गत सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार भी कुछ सीमाओं के अंतर्गत दिया गया था। मतलब प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत सदस्यों को अब ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति की आलोचना करने का भी अधिकार था। मतलब वो जो आर्थिक नीति है बजट पे जो आएगा उसे बहस कर सकते हैं और आलोचना भी कर सकते हैं। इस अधिनियम के द्वारा व्यवस्था की गई थी कि कोई मनोनीत अतिरिक्त सदस्य लगातार 2 माह तक परिषद की कार्यवाही में भाग नहीं लेता तो उसका स्थान रिक्त कर दिया जाएगा। तो कोई भी ऐसा सदस्य मनोनीत किया गया है वह लगभग या लगातार 2 महीने तक परिषद की कार्यवाही में भाग नहीं ले रहा है तो उसका स्थान रिक्त कर दिया जाएगा कि बोलोगे जाओ भैया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को रिक्त स्थान की पूर्ति करने का अधिकार प्राप्त था। तो गवर्नर जनरल ही मनोनीत कर रहा था और वो भी रिक्त स्थान को भरेगा।
इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को सर्वोच्च परिषद के सदस्यों को मनोनीत करने के लिए नियम बनाने का भी अधिकार था। मतलब वो जो सदस्य हैं उनको मनोनयन कर सकता है और उनके लिए जो नियम है वो भी गवर्नर जनरल बना सकता है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अपने अधिकांश कार्यों के लिए भारत मंत्री की अनुमति लेना आवश्यक था कि जो गवर्नर जनरल है वह अपने मन से कोई नियम नहीं बनाएगा, काम नहीं करेगा, बल्कि इसके लिए भारत मंत्री की अनुमति लेगा अधिकतर कार्यों के लिए। ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम के द्वारा यह निश्चित किया गया था कि मनोनीत सदस्यों में से कम 10 सदस्य गैर सरकारी होंगे। जितने भी मनोनीत सदस्य बनाए जाएंगे उनमें से कम 10 ऐसे सदस्य होंगे जो कि गैर सरकारी होंगे। इस अधिनियम में पारित वार्षिक वित्तीय विवरण पर वाद विवाद के अधिकार के संबंध में लॉर्ड कर्जन ने लिखा है कि जिस प्रकार की कॉमन सभा में बजट पर प्रत्येक मद पर मतदान किया जाता था, इस प्रकार की भारत में व्यवस्था नहीं की गई थी, परंतु काउंसिल के सदस्यों को सरकार की वित्तीय नीति की निष्पक्षतापूर्ण आलोचना करने का अवसर प्रदान करने का उद्देश्य था। मतलब इसका उद्देश्य क्या था कि वो क्या कर सकते हैं, जो वित्तीय नीति है उसका निष्पक्षतापूर्ण आलोचना कर सकते हैं, इसका अवसर दिया गया था। इस अधिनियम के संबंध में सर वाटन फायर ने कहा है कि मैं सोचता हूँ कि देसी तत्व जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जोड़ा जाना आवश्यक था, क्योंकि परोक्ष मार्ग द्वारा यह जानने के अवसर कि भारतीय हमारे विधायी पहाड़ों के बारे में क्या सोचते हैं, इससे भारतीय समुदाय किस प्रकार से प्रभावित होगा, कम हो जाएगा या कम हो गए हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है? यह सर बाटन के द्वारा कहा गया है। इनने कहा था कि मैं सोचता हूँ कि देसी तत्व जो जोड़े गए हैं आवश्यक है कि इसमें परोक्ष मार्ग द्वारा जानने के अवसर से भारतीय हमारे विधायी पहरों के बारे में क्या सोचते हैं, इससे भारतीय समुदाय किस प्रकार प्रभावित होगा, कम हो गए हैं। अब आते हैं 1892 के अधिनियम का महत्व। क्या महत्व रहा है? तो इस अधिनियम के महत्व के संबंध में डॉक्टर श्री राम शर्मा ने लिखा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में भारतीय विधानमंडलों के कार्य में वृद्धि की गई थी। इसे लघु संसदों के रूप में बदल दिया गया था, मतलब लघु संसद के रूप में बदल गई थी। विधायी शक्तियों में वृद्धि के संबंध में श्री प्रधान ने लिखा है कि 1892 का अधिनियम विधायिनी परिषद के संबंध में विरोधी प्रवृत्ति के बीच में एक समन्वय था। ब्रिटिश संसद सदस्य श्री खान ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि यह अत्यंत अनुल्लेखनीय एवं तुच्छ है। इस अधिनियम की व्यापक आलोचना इस प्रकार की गई है। पहला आता है 1892 के अधिनियम की आलोचना। उपरोक्त अधिनियम के स्वागत के साथ साथ इस अधिनियम की व्यापक आलोचना की गई है। सन 1857 की क्रांति के बाद कांग्रेस का जो दबाव भारत में सरकार पर बना था, इसका परिणाम यह हुआ कि सन 1892 का एक्ट पारित हुआ। तथापि इस अधिनियम से कांग्रेस के अधिकांश सदस्य असंतुष्ट थे। 1892 के अधिनियम के प्रतिबंधों के संबंध में भारतीय नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा है कि इन बंधों के कारण एक उपयोगी व्यवस्था का उद्देश्य ही व्यर्थ हो गया है। मतलब इसने जो बंधन लगाए हैं इसके कारण क्या हो, जो उपयोगी व्यवस्था थी उसके उद्देश्य ही व्यर्थ हो गए हैं। कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी ने कहा है कि इस प्रकार हम एक स्वेच्छाचारी शासन के अधीन चल रहे हैं। दादा भाई नौरोजी के सहयोगी सर फिरोज शाह मेहता ने लिखा है कि यह भारतीय सरकारी अधिनियम एक भाप के इंजन के समान है। इसमें से भाप बनने की समस्त सामग्री निकाल ली गई है और इसके स्थान पर उससे मिलाई गई रंगीन धोखा देने वाली गैस भर दी गई है। इस प्रकार की इसकी आलोचना की गई है। अब आता है नेक्स्ट, माल्य मिंटो सुधार की प्रमुख धाराओं की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। 1909 के भारतीय काउंसिल परिषद एक्ट अधिनियम की प्रमुख धाराओं का वर्णन एवं मूल्यांकन कीजिए। सन 1909 के माल्य मिंटो सुधार एवं उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल सिद्ध हुआ, समझाइए। सन 1909 के अधिनियम की समीक्षा कीजिए। सन 1909 का अधिनियम या माल्य मिंटो सुधार है, उसकी आलोचना का वर्णन या फिर उसका वर्णन करना है, समीक्षा करनी है। अधिनियम पारित होने के पूर्व की परिस्थितियां देखते हैं। सन
1892 के अधिनियम से भारतीयों में तीव्र असंतोष था। जो अधिकार एवं सुधार इस कानून द्वारा किए गए थे वह अपूर्ण एवं अपर्याप्त थे। कांग्रेस ने भी इसकी आलोचना की है। कांग्रेस भी व्यवस्थापिका सभाओं के विस्तार, निर्वाचन एवं शासन नियंत्रण संबंधी अधिकार आदि की मांग करती रही है। तो कांग्रेस की व्यवस्थापिका सभाओं के लिए विस्तार, निर्वाचन एवं शासन नियंत्रण संबंधी अधिकार की मांग कर रही थी। कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल दो में बट गया था। गरम दल उग्र था और इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी उग्र होता जा रहा था। सरकार की नीति की कटु आलोचना हो रही थी एवं घोर विरोध किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त लॉर्ड कर्जन की नीति एवं कार्यों से भी घोर असंतोष एवं रोष फैल गया था। जापान द्वारा रूस की पराजय ने भारतीयों को अंग्रेज विरोधात्मक कार्यवाहियों के लिए प्रेरित किया और इस सब कारणों से अंग्रेज सरकार के लिए संवैधानिक सुधार करना आवश्यक हो गया। ग्रेट ब्रिटेन में सन 1905 में जो निर्वाचन हुआ था इसमें उदार दल विजय हुआ था, जिससे कि भारत में संवैधानिक सुधारों की नीति को अधिक बल दिया गया। मार्ले मिंटो जो उस समय भारत मंत्री नियुक्त किए गए थे, लॉर्ड मार्ले जो कि उस समय भारत मंत्री नियुक्त किए गए थे, इन्होंने सुधार में विशेष अभिरुचि ली और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने इस विषय में विस्तृत चर्चाएं एवं विचार विमर्श किया। फलतः ब्रिटिश पार्लियामेंट में सन 1909 में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके लिए मार्ले एवं मिंटो ने प्रयास किए थे, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया है। इस अधिनियम की धाराएं इस प्रकार है। पहले आते हैं व्यवस्थापिकाओं की सदस्यता। दूसरा, केंद्रीय व्यवस्थापिका का स्वरूप में कुछ बदलाव किए गए थे। प्रांतीय व्यवस्थापिका का स्वरूप बदला गया था। सांप्रदायिक एवं गैर भेदों के आधार पर निर्वाचन प्रणाली की जाएगी। सीमित एवं विभेदकारी मताधिकार, व्यवस्थापिका के सदस्यों के कार्य एवं अधिकारों में वृद्धि, गवर्नर जनरल की काउंसिल कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य, गवर्नर की काउंसिल में वृद्धि, भारत सचिव की काउंसिल में भारतीय। कुछ इसमें बदलाव किए गए थे। पहले आते हैं जो व्यवस्थापिका है उसकी सदस्यता। व्यवस्थापिका की सदस्यता। व्यवस्थापिका में 4 प्रकार के सदस्य रखे गए थे। पहले आते हैं स्वतः सदस्य जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर थे, जिससे केंद्र में व्यवस्थापिका सभा में गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्य एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्य होते थे। मतलब इसमें 2 प्रकार के थे। केंद्र में क्या होगी, व्यवस्थापिका सभा में गवर्नर जनरल होंगे और उसकी काउंसिल के सदस्य होंगे, और दूसरे प्रांतीय व्यवस्थापिका में गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्य होते थे। मनोनीत सरकारी अधिकारी और मनोनीत गैर सरकारी सदस्य एवं चौथे निर्वाचित हुए सदस्य इसमें रखे गए थे। व्यवस्थापिका की सदस्यता होती थी। व्यवस्थापिका की सदस्यता 4 लोगों की थी। पहले आती है कौन से, स्वतः सदस्य जो कि केंद्र और प्रांतों में थे, गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल थी उसके सदस्य थे। दूसरा मनोनीत सरकारी अधिकारी, तीसरा मनोनीत गैर सरकारी सदस्य, और चौथा आते थे जो निर्वाचित हुए हैं सदस्य वो। केंद्रीय व्यवस्थापिका का स्वरूप क्या था। केंद्र की व्यवस्थापिका में 69 सदस्य रखे गए थे, जिसमें से 27 सदस्य निर्वाचित होते थे, 28 सदस्य गैर सरकारी होते थे, इनको गवर्नर जनरल मनोनीत करता था, और 9 सदस्य अपने पद एवं अधिकार से सदस्य थे। मतलब कुछ ऐसे सदस्य थे जो कि अपने पद एवं अधिकार के कारण इसके सदस्य होते थे, वो 9 थे। शेष 5 सदस्यों को गवर्नर द्वारा मनोनीत किया जाता था, और 25 सदस्यों में से 13 सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के गैर सरकारी सदस्य करते थे, और 5 सदस्यों का निर्वाचन मुस्लिम वर्ग के लोग करते थे। अरे भैया ये तो बड़ा ही गड़बड़ है, घोटाला। देखो पहले आते हैं 69 सदस्य रखे गए थे, किसमें, केंद्रीय व्यवस्थापिका की में। तो इसमें से 25 सदस्य थे, 69 में से 27 सदस्य थे वो क्या होते थे, निर्वाचित होते थे। और जो बच्चे 28 सदस्य हैं वो क्या होते थे, उनके लिए गैर सरकारी सदस्य होते थे, इनको गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किया जाता था। 9 सदस्य ऐसे थे जो अपने पद एवं अधिकार के कारण सदस्य थे, और शेष 5 सदस्यों को गवर्नर द्वारा मनोनीत किया जाता था। अब जो 27 सदस्य हैं जो निर्वाचित हो रहे हैं, इसमें से 13 सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में गैर सरकारी सदस्य द्वारा या सदस्य करते थे,
5 सदस्यों का निर्वाचन मुस्लिम वर्गों के लोग करते थे। 6 सदस्यों का निर्वाचन जमींदार वर्ग के लोग एवं 1 सदस्य मुसलमान व जमींदार वर्ग द्वारा। 1 सदस्य मुंबई की जो व्यापारिक सभाएं हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उसके द्वारा, और 1 सदस्य बंगाल की व्यापारिक सभाओं के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। मतलब बंगाल से 1, मुंबई की व्यापारिक सभा से 1 और 1 मुस्लिम एवं जमींदार वर्ग से चुना जाता था। 6 सदस्यों का निर्वाचन जमींदार वर्ग से होता था। 5 निर्वाचित होते थे मुस्लिम वर्ग से, और जो 27 हैं उसमें से 13 सदस्यों का निर्वाचन होता था गैर सरकारी सदस्य करते थे। और जो केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा थी, इसमें निर्वाचन की संख्या से मनोनीत सदस्यों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक थी। मतलब जो मनोनीत सदस्य हैं उनसे ज़्यादा केंद्र में व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों का निर्वाचन होता था। इससे 1892 में कानून के अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में अतिरिक्त सदस्य 16 थे। सन 1909 में इनकी संख्या को बढ़ाकर 60 कर दिया था। इसके अतिरिक्त 9 सदस्य अपने पद से सदस्य होते थे। इस प्रकार सन 1909 के कानून में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। प्रांतीय व्यवस्थापिका का स्वरूप। प्रांतीय व्यवस्थापिका सदस्य सभाओं में भी पहले की अपेक्षा सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। जो प्रांतीय व्यवस्थापिका है उसमें भी कुछ वृद्धि की गई थी। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया था, कि जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनको ज़्यादा रखा गया था। मुंबई, बंगाल एवं संयुक्त प्रांत जो कि उत्तर प्रदेश एवं जो मद्रास प्रांत है, उनकी व्यवस्थापिका के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 50 एवं अन्य प्रांतों में इनकी संख्या अधिकतम 30 निश्चित कर दी गई थी। प्रांतों के गवर्नर की काउंसिल में सदस्य कार्यकारिणी सदस्य अपने पद के कारण प्रांतीय व्यवस्थापिका सदस्य के सभा के सदस्य रखे गए थे। इसमें क्या था, देखो, इनको जो मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बंगाल है, इसमें 50 सदस्य रखे गए हैं और अन्य प्रांतों में 30 सदस्य किए गए हैं। प्रांत में जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, इसके सदस्य अपने पद के कारण प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्य रखे गए थे। इसके अतिरिक्त कुछ निर्वाचित सदस्य थे, कुछ गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत सरकारी सदस्य थे, कुछ मनोनीत एवं गैर सरकारी सदस्य होते थे। मतलब कुछ क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, कुछ गवर्नर के द्वारा मनोनीत होंगे और कुछ मनोनीत थे जो कि गैर सरकारी थे। उदाहरण के लिए 26 गैर सरकारी सदस्य में से 5 गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, 21 निर्वाचित सदस्य होंगे और इन निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचित नगर पालिकाओं, जिला मंडल, विश्वविद्यालय, व्यापारिक संघ एवं जमींदार संघ आदि इनका निर्वाचन करते थे। सांप्रदायिक एवं वर्ग भेदों के आधार पर निर्वाचन प्रणाली। सन 1909 के कानून के द्वारा सांप्रदायिक एवं वर्ग एवं व्यावसायिक प्रतिनिधि की प्रणाली प्रारंभ की गई थी। मतलब इसमें क्या है, सांप्रदायिक और जो वर्ग एवं जो व्यावसायिक प्रतिनिधि हैं उनकी प्रणाली प्रारंभ की गई। मुसलमानों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखे गए थे, जैसे कि केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में 5 मुंबई, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा की प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में, देखो, केंद्रीय व्यवस्थापिका में 5 रखे गए थे और बचे हुए मुंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा की जो प्रांतीय व्यवस्थापिका थी वहाँ से 4, बंगाल से 5 एवं मद्रास एवं असम से 2 स्थान मुसलमानों के लिए सुरक्षित रखे गए थे। मतलब मद्रास, असम से 2 सदस्य, बंगाल एवं केंद्रीय व्यवस्थापिका से 5 सदस्य और मुंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा से 4 सदस्यों को मुसलमानों के लिए सुरक्षित रखा गया था। इन स्थानों के सदस्य मुसलमान ही होते थे और इनका निर्वाचन भी मुसलमान वर्ग के लोगों के द्वारा ही किया जाता था। 1909 के कानून के अनुसार 3 प्रकार के निर्वाचन समूहों का प्रावधान किया गया था। पहले आते हैं साधारण निर्वाचन वर्ग, दूसरे मुस्लिम निर्वाचक वर्ग और तीसरा विशेष निर्वाचक वर्ग। तो 3 निर्वाचक समूह बनाए गए थे। तो पहला साधारण निर्वाचक वर्ग, इसमें प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के वे गैर सरकारी सदस्य थे जो कि केंद्रीय व्यवस्थापिका सदस्य का निर्वाचन करते थे, सम्मिलित थे। इसमें नगर पालिका, जिला मंडल के वे गैर सरकारी सदस्य भी शामिल थे जो कि प्रांतीय व्यवस्थापिका सदस्यों के लिए सदस्यों का निर्वाचन करते थे।
और दूसरा आता है मुस्लिम निर्वाचक वर्ग, तीसरा आता है विशेष निर्वाचक वर्ग। विशेष निर्वाचक वर्ग में जमींदार, विश्वविद्यालय एवं व्यापार संघ आते थे। और जो साधारण वर्ग था इसमें क्या थे, इसमें सभी सदस्य आते थे। केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। इसमें नगर पालिका, जिला मंडल के गैर सरकारी सदस्य भी शामिल थे, जो कि व्यवस्थापिका पद के लिए निर्वाचन करते थे। नेक्स्ट आता है सीमित एवं विभेदकारी मताधिकार। इस कानून के सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार नहीं था, मतलब जो इस वर्ग में लोग हैं इस व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं था। मत देने वाले व्यक्तियों में भी योग्यता का एक रूपता नहीं रखी गई थी। जो मत देने वाले लोग हैं उनके लिए योग्यता की एक रूपता नहीं थी। मताधिकार के लिए धन संपत्ति की योग्यता बहुत ऊंची थी, मतलब धन जिसके पास ज़्यादा होगा वो मताधिकार कर सकता है। अधिक धन संपन्न व्यक्ति ही मत दे सकता था। गैर मुसलमानों के लिए मताधिकार की योग्यता अधिक ऊंची थी। जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके लिए भी योग्यताएं अधिक ऊंची रखी गई थी, किंतु मुसलमानों के लिए कम थी, मतलब मुसलमानों के लिए थोड़ा सा इसमें उदारवादिता दिखाई गई थी। विश्वविद्यालय में भी यह भेदभावपूर्ण नीति रखी गई थी। एक मुस्लिम स्नातक जो ग्रेजुएट होने पर 5 वर्ष बाद मत देने का अधिकार हो जाता था, जबकि एक हिंदू स्नातक को और भी अधिक समय व्यतीत करना पड़ता था। फिर आते हैं व्यवस्थापिका के सदस्यों के कार्य एवं अधिकारों में वृद्धि। जो व्यवस्थापिका है इसके सदस्य के कार्य क्या थे, अधिकार में उनकी वृद्धि की गई थी। व्यवस्थापिका सदस्यों को आय व्यय पत्रक जो बजट है उस पर वाद विवाद करने का अधिकार प्राप्त था। उनको अपनी मतों पर मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता था। वे बजट और आर्थिक प्रस्तावों पर वाद विवाद ही कर सकते थे, पर सैनिक तथा अन्य प्रकार की व्यय जैसे कि राष्ट्रीय ऋण, रेल आदि पर वे वाद विवाद भी नहीं कर सकते थे। तो इसमें क्या था, जो व्यवस्थापिका है इसके सदस्य आय व्यय पत्रक पर वाद विवाद करने का अधिकार था। उनकी मत पर मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। वे बजट आर्थिक प्रस्तावों पर वाद विवाद कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे प्रकार हैं जैसे कि राष्ट्रीय ऋण, रेल एवं इन पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता था। उनको सार्वजनिक विषय के संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार था, विवाद करने का अधिकार था एवं प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार दिया गया था। पर प्रत्येक परिस्थिति में गवर्नर एवं गवर्नर जनरल को इसके परामर्श, प्रस्ताव एवं मत दे आदि को ठुकराने का अधिकार था। मतलब गवर्नर जनरल क्या कर सकते हैं, इनके परामर्श को ठुकरा सकता है और मना कर सकता है इनके प्रस्तावों को। गवर्नर जनरल की काउंसिल, कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य। गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक भारतीय सदस्य नियुक्त किया गया था और इस पद को विभूषित करने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे श्री HP सिन्हा। गवर्नर जनरल की काउंसिल में वृद्धि, भारत सचिव को मद्रास एवं मुंबई में गवर्नर की काउंसिल के सदस्यों की संख्या को 2 से बढ़ाकर 4 कर देने का अधिकार दिया गया था। गवर्नर जनरल भारत सचिव से स्वीकृति लेकर यहाँ व्यवस्था बंगाल एवं अन्य प्रांतों के गवर्नर की काउंसिल के लिए भी कर सकता था। मतलब क्या है, जो गवर्नर की काउंसिल है इसके सदस्यों की संख्या को 2 से बढ़ा के 4 कर दिया गया है। बंगाल और मद्रास की संख्या बढ़ा दी गई है। किसने, भारत सचिव ने बढ़ाई है। यदि वो चाहे तो जो अलग अलग प्रांत हैं उनमें भी ये व्यवस्था स्थापित कर सकता है। भारत सचिव की काउंसिल में भारतीय, भारत सचिव की काउंसिल में 2 भारतीयों की नियुक्ति की गई थी। पहले आती है समीक्षा। दूसरी, भारत की काउंसिल में भारतीयों की नियुक्ति, 2 भारतीयों की नियुक्ति की गई थी। 1909 में सुधार दोषपूर्ण एवं असंतोषजनक थे। पहला आता है निर्वाचन की अप्रत्यक्ष एवं पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। सांप्रदायिकता एवं वर्ग भेदों के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जिससे कि भारत में सांप्रदायिकता का गहन विष फैल गया था। मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करके उनको सदा के लिए भारत के अन्य भारतीयों से पृथक कर दिया गया था। इसमें क्या हुआ है, मुसलमानों को पृथक कर दिया, पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करके भारतीयों से हमेशा के लिए अलग कर दिया। इसका फल भारत का विभाजन हुआ। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में लोग पहले स्थानीय संस्थानों के जैसे जिला बोर्ड, म्यूनसिपैलिटी आदि के सदस्यों का निर्वाचन करते थे और ये निर्वाचित सदस्य प्रांतीय व्यवस्थापिका सदस्यों का निर्वाचन करते थे। इससे जनसाधारण एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों से कोई सीधा संबंध नहीं था। व्यवस्थापिका के सदस्य अपने आप को जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं मानते थे।
फिर आता है प्रत्येक निर्वाचन सदस्य प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करती थी, जिससे कि जनसाधारण प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों को सीधा नहीं चुनते थे और व्यवस्थापिका खुद को जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं मानती थी। निर्वाचन में मतदाताओं की योग्यता बहुत ऊंची रखी गई थी, जिससे अधिक धनवान व्यक्ति ही मतदान कर सकता था। इससे मतदाताओं की संख्या न्यून हो गई थी। फिर आता है तीसरा, व्यवस्थापिका सभा में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या का अनुपात बहुत कम था। जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनका अनुपात बहुत कम रखा गया था। निर्वाचन सदस्यों की संख्या की अपेक्षा मनोनीत एवं सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक थी, जिससे निर्वाचन सदस्यों का महत्व नगण्य हो गया था और वे सरकार पर कोई नियंत्रण रखने में असमर्थ थे। वास्तव में व्यवस्थापिका सभा अभी वास्तविक संसद नहीं बन पाई थी, अपितु वह तो एक दरबार ही था जो बजट पर वाद विवाद तो कर सकता है, पर केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की आय व्यय पर उसका कोई भी नियंत्रण नहीं था। इसके प्रस्ताव एवं सुझाव भी ठुकरा दिए जा सकते थे। व्यवस्थापिका के अध्यक्ष को पूछे जाने वाले किसी प्रश्न को रोकने का अधिकार था और गवर्नर एवं गवर्नर जनरल को उसकी किसी भी सिफारिश या सुझाव को ठुकराने का अधिकार था। वास्तव में सन 1909 के अधिनियम ने किसी नवीन प्रगतिशील नीति का एवं उत्तरदायी शासन एवं प्रजातांत्रिक प्रणाली का प्रारंभ नहीं किया। 1909 के अधिनियम ने किसी नवीन प्रगतिशील नीति का या उदारवादी शासन प्रजातांत्रिक प्रणाली का प्रारंभ नहीं किया। भारतीयों के हाथ में किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक एवं संसदीय जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। वास्तविक शासन सत्ता अभी भी सुरक्षित रूप से अंग्रेजों के हाथ में ही रखी गई थी। उपरोक्त दोषों के होने पर भी सन 1995 के अधिनियम की तुलना में 1909 का अधिनियम अधिक सुधारवादी एवं प्रगतिशील था। इस अधिनियम में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली एवं व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों में तथा इनके कार्य एवं अधिकारों में वृद्धि महत्वपूर्ण कदम माने जाते हैं, महत्वपूर्ण कदम थे। नेक्स्ट आता है